नमस्कार दोस्तों। आपकी टीजीटी और पीजीटी के तैयारी के क्रम में आज ये हमारी 10वीं टेस्ट सीरीज है, 10वां सेट है। जैसा कि मैंने आपसे पहले वादा किया था कि आपके एग्जाम होने से पहले हम आपकी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो पूछे गए हैं या भविष्य के एग्जाम में उनके पूछे जाने की संभावना है, उनकी पूरी तैयारी हम आपकी करवाएंगे। और उसी वादे के क्रम में आज ये हमारी 10वां सेट हम लेकर के आए हैं। आज ये सारे क्वेश्चंस हम इस प्रकार से सेट किए हैं कि वो किसी ना किसी रूप में, चाहे इस शब्द में या फिर शब्द को बदल करके किसी ना किसी रूप में अवश्य पूछा गया है या उनको भविष्य पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज इस 10वें सेट में हम कुल 15 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, 15 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को हम लोग। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? सत्याग्रह, अहिंसा, स्वराज, सर्वोदय। क्योंकि गांधी जी के कई विचार हैं और कई विचार उनके आप जानते हैं ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वाद भी बन गए। यद्यपि मैंने आपसे पहले बताया है कि गांधी जी यह बिल्कुल नहीं मानते थे कि उनका कोई वाद भी है, यानी वह स्वयं गांधीवाद के खिलाफ थे। ये अलग बात है कि उन्होंने, मैंने आपको पहले के सेट में बताया भी है इस बात को, कि गांधी इरविन समझौता होने के बाद जब उनकी आलोचना हुई तो उन्होंने स्वयं ही इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, गांधीवाद जैसी कोई चीज है, जिसमें उन्होंने कराची अधिवेशन में यह बात को कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। तो कहीं ना कहीं गांधीवाद को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया था, लेकिन उन्हें चूंकि कई स्वरूपों में काम किया था और कई क्षेत्रों में काम किया था, लेकिन सभी क्षेत्रों में उभयनिष्ठ उनकी नैतिकता। और इस नैतिकता को नैतिकता को अपने जीवन में या राजनीतिक जीवन में बड़े महत्व देते थे वो। तो यहां पर गांधीवादी समाजवाद एक उसी वाद के क्रम में यहां पर एक आया है गांधीवादी समाजवाद। समाजवाद का मतलब आप लोग जानते ही हैं, जिसका केंद्र समाज हो वही क्या होता है? समाजवाद होता है। गांधी जी का समाजवाद क्या था? गांधी जी का समाजवाद था सर्वोदय। क्या था? क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवाद समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो क्या होगा यहां पर? आंसर हो जाएगा सत्याग्रह, अहिंसा, स्वराज्य और सर्वोदय। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सर्वोदय। ठीक है, सर्वोदय का मतलब क्या था? गांधी जी ने सर्वोदय के बारे में क्या कहा है देखते हैं हम लोग। गांधी जी ने सर्वोदय का प्रमुख लक्ष्य बताया था कि राजनीति का आत्मीयकरण, यानी राजनीति के आत्मीयकरण को सर्वोदय का प्रमुख वाक्य या सर्वोदय का प्रमुख लक्ष्य बताया था। इनका यह मानना था कि राजनीति में या समाज में सर्वोदय कर्मयोग का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये कर्मयोग क्या है? दरअसल इनका यह मानना था कि जब हम कोई कर्म करते हैं और उस कर्म से यदि हम समाज को जोड़ते हैं तो ऐसा कर्म जिसमें समाज का उत्थान हो, समाज का कल्याण हो, वही क्या होता है? कर्मयोग होता है और वही समाजवाद है। ठीक है, जिसको हम गांधीवादी समाजवाद के तौर पर भी जानते हैं या जिसको हम सर्वोदय के नाम से जानते हैं। यानी जिसमें सबका उत्थान हो, सबका कल्याण हो, वही क्या है? सर्वोदय है। जिसको आज हम, जैसे अभी एक नई वर्तमान सरकार का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ठीक है, वो राजनीतिक पार्टी का नारा है, उसमें हमको लेना देना नहीं है, लेकिन मतलब उसका वही है। गांधी के सर्वोदय का भी विचार यही था। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजगीषु का राजा के रूप में उल्लेख किया है। कौटिल्य ने अपने कौटिल्य का राजमंडल में विजुगीष का राजा के रूप में उल्लेख किया है। क्या? जो विजेता होगा, जो शत्रु था, विजेता का सहयोगी, शत्रु के सहयोगी का सहयोगी। कौटिल्य ने विजगीष उसको कहा है। कौटिल्य ने जो ये विजगीषु कहा है,
ये किसे कहा है? विजिगीष कहा है जो विजय की इच्छा रखता हो, जो विजय की इच्छा रखता हो। ठीक है, अब यहां विजय की इच्छा कौन रखता हो? यहां विजय की इच्छा ऐसा राजा जो विजय की इच्छा रखता हो, यानी हमेशा विजय में विश्वास करता हो, उसे क्या कहा उन्होंने? विजिगीष कहा है। स्पेशली विजिगीष जो है, विजिगीष हुए दो मंडलों के मध्य में होता था। मंडल की संकल्पना कौटिल्य ने की है, आपको पता होगा। ठीक है, दो मंडलों के मध्य में होता था ये। ठीक है, और ये मानता था कि ये जो विजिगीष होगा, जिसमें जीतने की प्रबल इच्छा होगी, वह जो है चरित्र से भी क्या होगा? निर्मल होगा। यानी चरित्र यानी अपने आचरण में भी क्या होगा? उसके निर्मलता होगी। यहां ये भी याद रखिएगा, अभी इसी कौटिल्य के चरित्र से निर्मल या पवित्रता की बात आगे गांधी जी भी ने भी एक क्वेश्चन में कहा है। अगर वो क्वेश्चन आज होगा तो मैं आज करा दूंगा, या आगे क्वेश्चन में जरूर लूंगा उसको, जिसमें गांधी जी ने भी राजा के बारे में या राजनेता के बारे में, या कह सकते हैं राष्ट्र के प्रमुख के बारे में, या नेतृत्वकर्ता के बारे में, या राजनेता के बारे में भी यह कहा है कि जो चरित्र से निर्मल नहीं होगा, उसका वह राजनेता भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो यहां यह विजिगीष के बारे में कौटिल्य कहता है कि वह चरित्र से निर्मल होगा, सामर्थ्यवान होगा, ताकतवर होगा, और नीति निर्माण में भी निपुण होगा, यानी नीति निपुण भी होगा। और ऐसा विजिगीष हमेशा विजेता होगा। क्या होगा? जो विजेता होगा, क्योंकि विजय की इच्छा रखने वाला ही क्या होता है? विजेता होता है। कभी भी जो लड़ने से पहले हारने में विश्वास करता हो, जैसे आप लोग तैयारी करते हो, तो हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते हो अरे कहां होगा यार, अरे उनका कहां होता है। ठीक है, अरे फलवा तैयारी कर रहा था, उसका कहां होगा। जीतता तो एक ही है ना। आपको समाज में हराने वाले बहुत लोग मिलेंगे, आपको अपनी तैयारी को रोक देने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन ऐसे कम लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि आप लगे रहिए, एक न एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा, एक न एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और मेरी बात याद रखना प्यारे बच्चों, कि इस बात को कभी मत भूलना, हमेशा बैठना ही उन्हीं लोगों के बीच में जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ठीक है ना, हमेशा आगे बढ़े, सकारात्मक सोच वाले जो हो। ठीक है, और ये सकारात्मक सोच वाले के बारे में ही कौटिल्य ने कहा है विजिगीष ऐसा जो क्या हो? जीतने की इच्छा रखता हो, जो विजय की इच्छा रखता हो। संबंध किससे है? कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजिगीष का राजा के रूप में उल्लेख किया। कैसे उल्लेख किया है? जो विजेता होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? उन कानूनों का पालन करना, उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं क्या है? स्वतंत्रता है। किसने कहा था इस बात को? रूसो, लॉस्की, ग्रीन, स्पेंसर। यह सेंटेंस कहा था रूसो ने। किसने कहा था? रूसो ने। आंसर हो जाएगा इसमें ए। क्या कहा था इसने? इसने यह कहा कि देखिए, जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता सिर्फ व्यक्तिगत तो आधार या स्वयं तक ही सीमित नहीं होती है। जो कानून या नियम हमको स्वतंत्र करते हैं वही दूसरे पर भी लागू होते हैं। अगर हम कोई नियम कानून ऐसा बना रहे हैं जिसमें हम तो स्वतंत्र हैं लेकिन दूसरे परतंत्र हैं, या दूसरे को उनसे समस्या हो रही है, इसका मतलब कि क्या है? वह स्वतंत्र कानून नहीं है। इसने साफ साफ यह कहने की कोशिश किया कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं वो क्या है? स्वतंत्रता है। तो अपने लिए का मतलब क्या हुआ? आप स्वयं नहीं है ना, आपके जो बगल में है वह भी स्वयं है ना। इसका मतलब स्वयं का संबंध सबसे है। और ऐसा कानून जिसमें कोई किसी को बांध नहीं रहा हो, हर कोई दूसरे को स्वतंत्रता देने का इच्छुक हो, वह क्या होता है? वह कानून कभी परतंत्रता का कानून नहीं हो सकता। ठीक है, और वह कानून जिसमें किसी को परतंत्र बनाया जाए, जैसे कहा जाए अस्पृश्य, अगर किसी को आप अनटचेबल बना रहे हैं, अस्पृश्य बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ना कि आप भी किसी के लिए अस्पृश्य हो सकते हैं।
तो उसमें जब आपकी स्वतंत्रता बाधित हो रही है, इसका मतलब यह है कि उसी के साथ साथ दूसरे की स्वतंत्रता भी बाधित हो रही है। ठीक है, ये रूसो ने बहुत अच्छी बात कही थी। आंसर होगा इसमें ए। अगला क्वेश्चन, किस हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। भगवद गीता, महाभारत, मनुस्मृति, ऋग्वेद। मनुस्मृति, ऋग्वेद। आंसर होगा मनुस्मृति। आंसर क्या होगा इसमें? मनुस्मृति। मनुस्मृति में मनु लिखता है कि दरअसल मनु ने, आप जानते हैं, राजा के उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत प्रस्तुत भी किया था और दूसरे के दैवीय सिद्धांतों का, यानी मनु राजा की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थक है। और वो दैवीय सिद्धांत में वह यह कहता है कि मनुष्य के रूप में राजा ईश्वर है। मनुष्य के रूप में राजा कहीं ना कहीं ईश्वर है और अगर वह ईश्वर है तो उसे किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। उसे किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। अब इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, मनुस्मृति में कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था की भी रचना की गई है, जाति व्यवस्था का भी वर्णन है, लेकिन उस जाति व्यवस्था में हम वहां नहीं जाना चाहते हैं। बस इतना बताना चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है काफी। ठीक है, जिसको पहले यूपीएससी और जो है पीसीएस के जो रिटन मेंस में पूछा जाता था कि दोनों ही कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ वह जाति व्यवस्था का वर्णन करता है तो दूसरी तरफ राजा को ईश्वर के रूप में बता करके ईश्वर से किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष या विभेद की बात नहीं करता है। तो दोनों विपरीत विचारों की व्याख्या करने को पूछा जाता था पहले। तो यहां पर यह थोड़ा कंट्राडिक्टरी होता है। यद्यपि मनुस्मृति में मनु ने बहुत सारी अच्छी बातें भी कही है, जैसे कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये मनुस्मृति में ही है और आप सब इस बात को मानते हैं कि जो कहा है वो सही है। ठीक है, लेकिन जाति व्यवस्था के बीच के बारे में कंट्राडिक्टरी है। यहां याद रखिए, क्रिटिसिज्म हमेशा उस चीज की होनी चाहिए, ठीक है, जो कहीं ना कहीं गलत हो, लेकिन हमेशा उस बात को बढ़ावा देना चाहिए या उसको भी स्वीकार करना चाहिए जो बात सही हो। ठीक है, तो मनुस्मृति, यहां पर मनुस्मृति राजा के उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन करती है और उसमें वो कहता है कि राजा ईश्वर के समान है और ईश्वर से किसी आप ईर्ष्या द्वेष या अन्य किसी की आशा हमको नहीं करनी चाहिए क्योंकि राजा ईश्वर का ही स्वरूप है। ठीक है, आइए यहां मनु के आगे एक और अभी आएगा जो मनु की व्यापक सोच को दिखाता है, जो कहीं ना कहीं कौटिल्य के विचार से समर्थक है, जैसे कि अभी आगे क्वेश्चन आपके यहां आने वाला है, बता रहा हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। ये भूखा है, मेरे पड़ोसी को कैसा सोना पड़े? भूखा सोना पड़े। यदि मेरे पड़ोसी को कैसे सोना पड़े? भूखा सोना पड़े। ऐसा कौन कहा है? ऐसा किसने कहा है? जो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। ये क्या लिखा है? भूखा लिखा है, भूखा सोना पड़े। किसका कथन है? ब्राइस, गेटल, लॉस्की, वुड्रो विल्सन। ये स्टेटमेंट है लॉस्की का। आंसर क्या है इसमें? लॉस्की बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है इसमें। लॉस्की कहता है कि दरअसल यह लॉस्की किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं। यहां पर लॉस्की किसी भी व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं। उनका यह कहना है कि अगर एक व्यक्ति बहुत अमीर है या उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, लेकिन वहीं पर कुछ व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताएं या प्राथमिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो रही हैं, तो ऐसे में आपके बहुत सारे धन का कहीं कोई महत्व नहीं है। उसका यह मानना था कि दरअसल
आर्थिक समानता होनी चाहिए और आर्थिक समानता व्यक्तित्व के विकास में बहुत बाधक होती है। आर्थिक समानता व्यक्तित्व के विकास में आर्थिक असमानता व्यक्तित्व के विकास में बाधक होती है। मतलब आपके अगर किसी के पास पैसे की बहुत कमी है तो निश्चित रूप से उसका जो व्यक्तित्व है, यद्यपि वह विकसित होना चाहता है और व्यक्तित्व विकास की उसमें पूर्ण क्षमता है, इसके बावजूद भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। कारण कि उसकी जो आर्थिक आवश्यकता है, न्यूनतम आर्थिक आवश्यकता है, वह भी पूरी नहीं हो पा रही। जैसे अभी क्वेश्चन आता है कि आप आरक्षण के समर्थन या आरक्षण का विरोध, तो आरक्षण का समर्थन किस आधार पर करना चाहिए? भाई आरक्षण इस आधार पर समर्थन करता है, आरक्षण का समर्थन इस आधार पर करना चाहिए, दरअसल यह व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जिनके पास आर्थिक तो संसाधन कम है, लेकिन उनका व्यक्तित्व जो है इस प्रकार से है कि वह जो है वो विकसित होने की क्षमता रखता है, या उसको अगर थोड़ा सा मौका मिले तो वह आगे बढ़ सकता है। तो इस संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि आर्थिक असमानता व्यक्तित्व के विकास में बाधक होती है, ऐसा लॉस्की मानता भी था। और वह यह भी मानता था कि प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा होना चाहिए और यदि वह समर्थ नहीं है तो राज्य को उसकी इन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। आंसर क्या होगा इसमें? लॉस्की। अगला क्वेश्चन, मनु ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? मनु ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? मंडल सिद्धांत, साप्तांग सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। अक्सर यह क्वेश्चन आप लोगों से गलत हो जाता है। दरअसल इसमें लिखा है मनु ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये थोड़ा सा जो है यहां पर कॉन्ट्रडिक्टरी है। दरअसल इसमें दोनों ही सिद्धांत इन्होंने मनु ने क्या किया था? प्रतिपादित किया था। याद रखिए इसमें दोनों सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसलिए अगर इसका विकल्प देखा जाए तो आप इसको ऐसे बनाएं कि ए और बी। दूसरा विकल्प अगर इसमें कहा जाए केवल मान लीजिए साप्तांग सिद्धांत। तीसरा मान लीजिए आपसे दिया जाए कि ए एंड सी, और चौथा यहां दिया जाए कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। क्या हो जाएगा? ए और बी। यानी मनु ने अपने सिद्धांत में मंडल सिद्धांत भी दिया था और साप्तांग सिद्धांत भी दिया था। मंडल सिद्धांत भी दिया था और साप्तांग सिद्धांत भी दिया था। मंडल सिद्धांत और साप्तांग सिद्धांत दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं और मैं दोनों को बता रहा हूं। मनु ने जो मनु स्मृति लिखा है, मनु स्मृति के अध्याय 9 में, मनु स्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 294, अध्याय 9 में श्लोक नंबर 294, ठीक है, 294 में कहा है कि 294 में किसके बारे में कहा है बेटा? इसमें कहा है साप्तांग सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में बताया है इसमें? साप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया है। लेकिन वहीं पर मनु ने परराष्ट्र संबंधों पर विचार करते हुए परराष्ट्र संबंधों पर, यानी दूसरे राष्ट्र के साथ या कह सकते हैं पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को निर्धारित करने के लिए दो सिद्धांत दिया। उसे कहते हैं, एक है मंडल सिद्धांत और दूसरा है साडुगुण सिद्धांत। ठीक है, एक है साडुगुण सिद्धांत और दूसरा है यहां पर मंडल सिद्धांत। दूसरा है मंडल सिद्धांत। ठीक है, तो यहां पर क्या है? एक साप्तांग सिद्धांत और दूसरा मंडल सिद्धांत। यानी मंडल सिद्धांत भी दिया है, साप्तांग सिद्धांत भी दिया है और साथ में क्या दिया है? साडुगण्य सिद्धांत भी दिया है। साडुगण्य सिद्धांत या साडगुण्य सिद्धांत लिखा रहता है, सॉरी साडगुण्य सिद्धांत लिखा रहता है। साडगुण्य सिद्धांत जो है, यानी ये किसके हैं? दोनों मंडल सिद्धांत और साप्तांग सिद्धांत दोनों किसके हैं?
मनु के हैं। थोड़ा यहां पर एक चीज और जान लीजिए, ये जो मंडल सिद्धांत दिया था, ये जो मंडल सिद्धांत नहीं बल्कि जो साप्तांग सिद्धांत दिया था, थोड़ा हम दोनों की तुलना कर देते हैं। किसकी? साप्तांग सिद्धांत किसका? मनु का, और वही साप्तांग सिद्धांत किसका? कौटिल्य का। दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यह अंतर भी पूछा गया है। यहां ये स्वामी की बात करता है, मंत्री यानी अमात्य की बात करता है, स्वामी मंत्री के साथ साथ पुर की बात करता है। किसकी बात करता है? पुर की बात करता है। इनके साथ साथ यह राज्य की बात करता है, यानी पुर के साथ साथ किसकी बात करता है? पुर की बात करता है, साथ में राज्य की बात करता है। यह स्वामी मंत्री पुर राज्य कोष दंड मित्र, ठीक है, कोष दंड और मित्र, इसकी बात करता है। यहां पर दो पॉइंट समझिएगा इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या है? पुर और राज्य, ये दोनों कौटिल्य के सिद्धांत में नहीं है। देखिएगा यहां पर जरा मिलाइएगा इसका आप लोग। क्या है? देखिए, जो कौटिल्य का सिद्धांत है इसमें क्या है? स्वामी मंत्री यानी अमात्य दुर्ग जनपद कोष दंड और मित्र, ठीक है। तो यहां पर दो ऐसे हैं जो इसमें कॉमन नहीं है। कौन से कॉमन नहीं है? दुर्ग और जनपद। दुर्ग और जनपद, यहां पर क्या है? पुर और कोष। पुर और कोष, ये दो ऐसे हैं जो थोड़ा उभयनिष्ठ नहीं है। बाकी इनका साप्तांग सिद्धांत कौटिल्य का और इनका भी साप्तांग सिद्धांत किसका? मनु का। दोनों सेम हैं, दोनों ही क्या हैं? सेम है, एक समान है, ठीक है। किसमें वर्णन किया है मनु ने? मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 294 में किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया, पूर्व का जिक्र कहीं पर नहीं मिलता। राज्य और जनपद दोनों लगभग एक जैसे हैं, लेकिन यहां पर दुर्ग का इस्तेमाल किया गया है, जबकि यहां पर पुर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। बहरहाल आपका जो आंसर था वो क्या था? क्वेश्चन क्या था? मनु ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? मंडल सिद्धांत और साप्तांग सिद्धांत, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी भी सही नहीं हो सकता। वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी भी, यहां क्या लिखा हुआ है? कभी भी सही नहीं हो सकता। किसका कथन है? क्या कहता है? फिर से एक बार पढ़िएगा। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। किसका कथन है? सी राजगोपालाचारी, एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। अभी हमने इससे कुछ देर पहले यह बताया था कि गांधी जी ने नैतिकता की बात की थी और नैतिकता के गांधी जी प्रबल समर्थक थे। आंसर क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी। गांधी जी का यह मानना था कि दरअसल ये मानते थे कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके कार्य में दो चीजें अवश्य शामिल होती हैं। एक होता है साध्य, एक क्या होता है? साध्य, और एक होता है साधन। एक है साध्य, दूसरा है साधन। साध्य यानी आपका लक्ष्य या टारगेट, ठीक है, और साधन वो है जो रिसोर्स आपके पास हैं, मेजर्स आपके पास हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि साध्य को प्राप्त करने के लिए
हमें जो उपयुक्त साधन होते हैं, उचित साधन होते हैं, नैतिक साधन होते हैं, उनका प्रयास करना चाहिए। जैसे हम आप हैं, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई बड़ा बनना चाहता है, लेकिन पैसा आप नैतिक रूप से कमाइए, क्योंकि साध्य अगर आपका बड़ा होना है और साधन आपने गलत इस्तेमाल कर लिया तो गांधी जी इसके समर्थक नहीं थे। क्या कह रहे थे गांधी जी? जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। यानी अगर वह किसी स्वरूप में गलत है तो उसको दूसरे स्वरूप में आप सही नहीं कह सकते हैं। ठीक है, यहां पे क्या कहा उन्होंने, गांधी जी ने साधन और साध्य की पवित्रता पर विचार करते हुए साधनों की पवित्रता पर जोर दिया है। साथ में उन्होंने यह भी मानना है कि गलत साधनों से सही साध्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। दरअसल जब गलत साधन से किसी साध्य के मालिक गलत तरीके से आप बड़े हो गए तो उस गलत तरीके में कुछ ऐसे तरीके भी आपके पास आ जाएंगे जो भविष्य में कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनका यह मानना था कि अगर राजनीति में भी आप आए हैं और आप राजनीति में आने का साधन नैतिक रूप से गलत चुन लिए हैं तो परिणाम यानी आपकी नीतियां, आपके क्रियाकलाप भी क्या होंगे? गलत ही होंगे। ठीक है, ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, किसने कहा है? राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कहा था राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, J.S. मिल, मैकियावेली। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। दरअसल किस सेंस में कहा गया है किसी बात को, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तब तक समस्या होगी। ये एक होता है राष्ट्रवाद और एक होता है राष्ट्रीयता। दरअसल हम जब राष्ट्रवाद को या राष्ट्रीयता को संकीर्ण विचारधारा के तहत मानते हैं तब आपको यह सेंटेंस भी गलत दिखाई पड़ेगा। किसका कहा हुआ है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहा हुआ है, लेकिन यह सेंटेंस भी आपको कहीं ना कहीं गलत दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको व्यापक तौर पर देखेंगे, जैसे यह अंग्रेजी भाषा के विरोधी थे, क्योंकि ये मानते थे कि अगर एक जैसी भाषा सभी लोग बोलेंगे तो सिर्फ आप अंग्रेजी वालों को अपना परिवार समझेंगे, बाकी लोग परिवार नहीं समझेंगे। जबकि ये मानते थे कि राष्ट्रीयता की भावना या बहुत प्रबल राष्ट्रवाद की भावना वसुधैव कुटुंबकम की भावना के विपरीत है, और ये वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुसरण करते थे, उसका प्रतिपालन करते थे, उसको मानते थे और सनातन संस्कृति के इस वाक्य को बड़ा समर्थन देते थे, और यह जाति, धर्म, राष्ट्र, क्षेत्र, भाषा, इन सब के बंधन से कहीं ना कहीं मुक्त होना चाहते थे या हर किसी की मुक्ति के समर्थक थे। और इस आधार पर जो राष्ट्रीयता होती है, जैसे राष्ट्रीयता कभी कोई भाषा के आधार पर बताई जाती है आपको, कभी वह धर्म के आधार पर बताई जाती है, कभी वह राष्ट्र के आधार पर बताई जाती है। और ये मानते थे कि यह जो भावना है यह कहीं ना कहीं किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए और जो सभ्यता है, जो कल्चर है, उसके विकास में कहीं ना कहीं बाधक है। या ये भी मानते थे कि दरअसल मानवता होती है, जो मानववाद होता है, वह सीमा से परे होता है, वह धर्म से परे होता है, वह जाति से परे होता है, वह भाषा से परे होता है। ये भी मानते थे कि जो राष्ट्रवाद है या राष्ट्रीयता है, प्रबल राष्ट्रीयता है, वह कहीं ना कहीं जो वैश्विक भावना होती है कुटुंबकम की, या आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि जो विश्व की सभी संस्कृतियों को समझने की भावना होती है और सभी संस्कृतियों को मिला करके उन्नत संस्कृति के निर्माण की व्यवस्था की बात आती है, तो वहां पर यह राष्ट्रीयता कभी न कभी खतरनाक हो जाती है। यह उनका मानना था। दरअसल राष्ट्रीयता को अगर हम व्यापक संदर्भ में समझेंगे, जैसे अभी एक बात आती है हिंदुत्व, जब उसको हिंदुत्व को हम व्यापक संदर्भ में समझेंगे तब उसका एक अलग अर्थ निकलेगा, लेकिन अगर हम हिंदुत्व को एक धर्म के तौर पर समझेंगे तो उसका एक अलग अर्थ निकलेगा। ऐसे ही राष्ट्रीयता को भी हमें व्यापक संदर्भों में समझने की जरूरत है। बहरहाल
ये सेंटेंस किसका था? राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ये महापुरुषों के कथन है, इनको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन तभी आपका सही होगा जब आप उनको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इनके माध्यम से अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे, तो क्वेश्चन भी सही होगा और आपकी समझ भी बढ़ेगी। क्वेश्चन कितना भी घुमाया जाएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। रटिए बिल्कुल नहीं, समझने पर जोर दीजिए। इसीलिए मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ साथ आपको व्याख्या भी दे रहा हूं कि आप उसको बढ़िया समझ सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन उदारवादी नहीं था? निम्नांकित में से कौन उदारवादी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता। फिर से एक बार, निम्नांकित में से कौन उदारवादी नहीं था? उदारवादी यानी लिबरल नहीं था, उदारवादी यानी लिबरल नहीं था, ठीक है, नहीं था। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता। आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक साहब कांग्रेस में उस धड़े का नेतृत्व करते थे। स्पेशली 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था, 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो कांग्रेस के विभाजन के बाद बाल गंगाधर तिलक साहब कांग्रेस में गरम दल के तरफ बढ़ गए। यानी कह सकते हैं कि इन्होंने गरम दल का नेतृत्व किया, ठीक है, गरम दल का नेतृत्व किया। और इनके साथ लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और इन सब लोगों ने, ये सब लोग आकर के जुड़ गए। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब थी, आप जानते होंगे, उसका नाम था गीता रहस्य। गीता रहस्य इन्होंने ही, किन्होंने? बाल गंगाधर तिलक साहब ने ही महाराष्ट्र में गणपति पूजा, गणपति महोत्सव का शुभारंभ किया और उस आधार पर उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना विकसित करने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया था? इन्होंने छत्रपति शिवाजी महोत्सव भी आयोजन करने का प्रारंभ किया था। दोनों ही कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही थी। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक साहब चूंकि भारतीय राष्ट्रवादी थे, शिक्षक, समाज सुधारक थे, वकील थे और साथ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और चूंकि लेखक भी थे, अच्छे लेखक में माने जाते थे, लेकिन विचारों में इनके कहीं ना कहीं गर्मी थी, तलगी थी, उग्रता थी। इसीलिए एक अंग्रेज लेखक, उसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल, यह तिलक साहब को क्या कहता है? यह तिलक साहब को अशांति का जनक कहता है। क्या कहता है? यह तिलक साहब को अशांति का जनक कहता है। अशांति का जनक से संदर्भ क्या था यहां पर? चूंकि ये कांग्रेस के दूसरे धड़े, यानी एक नरम दल था और एक गरम दल था। एक गरम दल का कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे थे और गरम दल कहीं ना कहीं अशांति के लिए ही था, यानी वह शांति में अशांति पैदा करता था। इसलिए इन्होंने क्या कहा, उसको जो है इनको भारतीय अशांति का जनक भी माना था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के साप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के साप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? सामंत एवं गुरुकुल, राजा एवं कोश, मित्र एवं बल, मित्र एवं कोश। निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के साप्तांग सिद्धांत? अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि साप्तांग सिद्धांत दो लोगों ने दिया। एक अभी हमने इससे पहले बताया, मनु साहब ने दिया, और दूसरा सिद्धांत किसने दिया? दूसरा सिद्धांत कौटिल्य जी ने दिया। एक मनु जी ने दिया, दूसरा कौटिल्य जी ने दिया। तो किसकी बात की जाए? दोनों की बात की जाए। और दोनों के साप्तांग सिद्धांत में है नहीं तो क्या नहीं है, मैं दिखा रहा हूं अभी आपको। देखिए, दोनों के उसमें क्या नहीं है बेटा? कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? फिर से एक बार जाइए आप। क्या नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा?
सामंत एवं गुरुकुल नहीं मिलेगा। राजा एवं कोष की बात भी की गई है, मित्र एवं बल यानी सेना की बात भी की गई है, मित्र की बात की गई है, कोष की बात की गई है, लेकिन सामंत एवं गुरुकुल की बात कहीं भी की नहीं की है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा, सामंत एवं गुरुकुल। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है कई बार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 10, 11, 12, 21। 10, 11, 12 और 21। ठीक है, मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? 10, 11, 12 और 21। याद रखिएगा इसको, रिपीटेड क्वेश्चन है। 12 अध्याय है। मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। ठीक है, फैक्ट है, रट लीजिए इसको। रिपीट किया गया क्वेश्चन, मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं, यानी कुल 12 चैप्टर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शांति पर्व में कितने सिद्धांत प्रतिपादित हैं? राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शांति पर्व में कुल कितने, शांति पर्व में कितने सिद्धांत प्रतिपादित हैं? केवल 1, 2, 3, कोई नहीं। क्वेश्चन भी रिपीट किया गया नेट जेआरएफ में भी, और ये जो है यूपीटीसीटी का भी क्वेश्चन है, जीआईसी में भी पूछा गया है क्वेश्चन। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शांति पर्व में कितने सिद्धांत प्रतिपादित हैं? आंसर होगा इसमें 2, यानी सेकंड ऑप्शन सही है इसका। क्या सही है? सेकंड ऑप्शन। ये जो 2 हैं ये कौन हैं, इनको समझिएगा। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शांति पर्व में, शांति पर्व, शांति पर्व में 2 सिद्धांतों की बात की गई है। शांति पर्व में 2 सिद्धांतों की बात की गई है। एक है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, एक है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, और दूसरा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। दूसरा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शांति पर्व में, शांति पर्व में कितने सिद्धांत प्रतिपादित हैं? केवल 1, 2, 3 और कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 2। कौन कौन से? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा क्या है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है, क्या कह रहा है? राज्य के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत यदि राजा चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। यह कथन किसका है? टी.एच. ग्रीन का, बेंथम का, मनु का, कौटिल्य का। कहता है कि राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। यह कथन किसका है? मनु का। किसका कथन है? मनु का। कितनी बड़ी बात यहां पर मनु कहता है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ कहीं पर कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें आ जाती हैं तो कभी कभी उनके चक्कर में बहुत अच्छी चीजों को हमें छोड़ नहीं देना चाहिए। यद्यपि मनुष्य का स्वभाव है कि वह ऐसा करने में कभी कभी अपने आप को समर्थ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा प्रयास जरूर करना चाहिए। ठीक है, यहां कितनी बातें कहता है। दरअसल राजा की कुर्सी पर अगर आप बैठे हैं तो आपका यह काम है कि आप न्याय करें, और न्याय तभी हो सकता है अगर किसी ने चोरी किया है तो उस चोर का पता होना चाहिए, यानी चोरी करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, और यह तभी हो पाएगा जब उसका पता लगा लिया जाएगा। ठीक है, उसका पता लगा लिया जाएगा। ठीक है, मनु यहां लिखता है किसमें? दैवीय सिद्धांत में। किसमें लिखता है? दैवीय सिद्धांत में। राजा की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत में वो क्या लिखता है?
वे राजा की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत में वो क्या मानता है? वो राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है, या आप इसको कह सकते हैं कि राजा को ईश्वर की तरह ही मानता है। और फिर वह कहता है कि ईश्वर से गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। और वो कहता है चूंकि ईश्वर का प्रतिनिधि है और राजा का काम है चोर का पता लगाना, अगर चोर का पता वो नहीं लगा पा रहा है और चोरी करना पाप की चोरी हुई है, उसके साथ कहीं ना कहीं पाप हुआ है, तो ऐसे में वह राजा भी उस पाप का भागीदार होगा। वह राजा भी उस पाप का भागीदार होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मनु। राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। किसने कहा है? मनु ने कहा है। किसमें कहा है? मनु स्मृति में कहा है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम है? फीनिक्स, साबरमती, सत्याग्रह, सर्वोदय। फीनिक्स, साबरमती, सत्याग्रह, सर्वोदय। कम लोगों के क्वेश्चन जानते हैं नाम, इसमें आंसर होगा फीनिक्स। क्या आंसर होगा? फीनिक्स, ठीक है। क्या आंसर होगा? फीनिक्स होगा। दक्षिण अफ्रीका में, यहां ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके साथ साथ मैं एक क्वेश्चन आपको और बता रहा हूं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के 2 आश्रम थे, ठीक है। गांधी जी के क्या थे? 2 आश्रम थे। जो सबसे पहला आश्रम था उसका नाम था फीनिक्स। क्या नाम था? फीनिक्स। और जो दूसरा आश्रम था टॉलस्टॉय आश्रम। टॉलस्टॉय आश्रम। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में ही 2 आश्रम थे। एक आश्रम क्या था? ठीक है, फीनिक्स, और दूसरा क्या था? टॉलस्टॉय। तो फीनिक्स पूरा नाम इसका है फीनिक्स आश्रम। फीनिक्स आश्रम, जबकि इसका आश्रम नाम नहीं है, इसका नाम है टॉलस्टॉय फर्म। टॉलस्टॉय फर्म, ठीक है। टॉलस्टॉय फर्म रखा था। ये जो फीनिक्स बना था ये 1904 में स्थापित किया था, जबकि इसको 1907 में स्थापित किया था। किसने? गांधी जी ने। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किसने कहा कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु का जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? किसने कहा कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? एम.के. गांधी, तिलक, कौटिल्य, मनु। कौटिल्य और मनु। यह स्टेटमेंट है गांधी जी का, ठीक है। किसका स्टेटमेंट है? मोहनदास करमचंद गांधी जी का। गांधी जी आप जानते हैं धर्म, राजनीति में धर्म को शामिल करने के पक्षधर थे, लेकिन यहां गांधी जी का धर्म क्या था यह भी आपको जानना होगा। गांधी जी ये मानते थे कि धर्मविहीन राजनीति जो होती है वह मौत का एक फंदा है। धर्मविहीन राजनीति एक मौत का फंदा है जो कि आत्मा को नष्ट कर देती है। और यानी वो मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति धर्मविहीन राजनीति कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? वह एक गले में फंदा लाके घूम रहा है। और उनका यह मानना था कि वह जो धर्मविहीन राजनीति है वो क्या करती है? उसकी मूल आत्मा को नष्ट कर देती है। अब यहां धर्म क्या है यह भी जानना है। गांधी जी ने राजनीति के आध्यात्मिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धर्म और राजनीति के सम्मिलन पर जोर दिया है। और यहां धर्म और राजनीति में धर्म से आशय है सत्य। सत्य आप जानते हैं, सत्य के मेरे प्रयोग में गांधी जी ने स्पष्ट लिखा है कि सत्य हर उस वस्तु, हर उस व्यवस्था और हर उस स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है जहां पर आप कुछ कार्य कर रहे हैं।
और अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति में तो धर्म का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। मैंने यहां बताया धर्म से मतलब है सत्य। ठीक है, यहां पूछा जाता है आपसे गांधी जी के गांधी जी के राजनीति में धर्म का आशय क्या है, तो यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, उस संदर्भ में धर्म से मतलब है सत्य का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए हो जाएगा आंसर। ये कुल आपके थे 15 क्वेश्चंस। आज हम आपको कुल 15 क्वेश्चन लेकर आपके लिए आए। इसके बाद ये सीरीज लगातार जारी रहेगी। ठीक है, और इससे आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिए, हमें जो भी आप हमारे उत्साहवर्धन में कर सकते हैं उसको आप करते रहिए। ठीक है, हम वादा करते हैं आपसे, आपके एग्जाम से पहले तक आपकी पूरी तैयारी कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। थैंक यू।